हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रावधान भी दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है और क्या क्या इस पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति के कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको फ्री में टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ ऑफिसर जो है हमारे देश में वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। तो भारत सरकार पर जब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई केस फाइल किया है तो उसकी तरफ से बचाव करने का या उसकी तरफ से अपनी बात रखने का काम कौन करेगा? इंडिया की सरकार की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसे सलाह भी देता है, वो इंडियन गवर्नमेंट को सलाह भी देता है मामलों में और उसका पक्ष भी रखता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अब इसकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो इसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? वो है प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। साथ ही इस पद के लिए योग्यता क्या चाहिए, किस व्यक्ति को महान्यायवादी की पोस्ट पर जो है वो नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है, वही सारी जो योग्यता है वो महान्यायवादी के लिए भी चाहिए। अब वो कौन सी हैं? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कम से कम उसने 5 साल का इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जज रहा हो, यानी कि वो पर्सन, वो व्यक्ति जो महान्यायवादी बन रहा है, 5 साल का उसके पास हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर किसी हाई कोर्ट में उसने 10 साल का उसके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा, राष्ट्रपति की राय में वो न्यायिक मामलों में जो जुडिशियल मैटर्स होते हैं उनमें एक योग्य व्यक्ति हो। इन सब चीज़ का उसके पास अगर एक्सपीरियंस है, वो इंडिया का नागरिक है, तो एक व्यक्ति महान्यायवादी बनने के योग्य माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल यानी टेन्योर की। तो जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने के बारे में भी कोई प्रोविज़न आपको नहीं मिलेगा। वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसे राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है और वो चाहे तो अपना पद भी छोड़ सकता है प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देकर। तो अगर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहता है तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। तो सारी पावर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। बात कर लेते हैं पारिश्रमिक यानी कि सैलरी वगैरह की। तो संविधान में इससे रिलेटेड भी कोई पारिश्रमिक तय तो किया नहीं गया है। ये पावर भी किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है कि प्रेसिडेंट ही इस चीज़ को तय करेंगे कि उसको कितना वेतन या सैलरी मिलना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के कार्य और शक्तियों की। तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में जो महान्यायवादी है उनकी बहुत सारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। वो कौन सी हैं? पहली ड्यूटी ये बनती है कि भारत सरकार को जो विधि संबंधी विषय होते हैं, जो भी लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उन पर सलाह देना। वो भी कैसे मैटर्स में सलाह देना? जो लॉ से रिलेटेड हो और साथ ही जो प्रेसिडेंट ने सौंपे हों। यानी प्रेसिडेंट जब कोई मैटर सौंपेगा जो लॉ से रिलेटेड होगा, तभी महान्यायवादी उस पर भारत सरकार को सलाह देगा। सेकंड है विधि से संबंधित ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन, ऐसी दूसरी ड्यूटीज़ को फॉलो करना, उनका पालन करना जो प्रेसिडेंट के द्वारा सौंपे जाएं। और तीसरा है संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना। ठीक, तो जो भी लॉ से रिलेटेड, जो अदर लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई और ड्यूटी दी गई है तो उसको पूरा करना। तो ये सारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। इसके बाद अब प्रेसिडेंट कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंप सकता है। पहला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पेश करना।
यानी भारत सरकार से रिलेटेड अगर कोई मैटर, कोई केस आ जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का काम किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट में पेश करता है वो भारत सरकार की तरफ से मैटर्स को। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 जहाँ पे ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में राय ले सकते हैं, तो वो राय किसके माध्यम से रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में? तो वो रखी जाती है भारत सरकार का जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट की जो राय है जो उसे सुप्रीम कोर्ट से चाहिए, वो राय भी कोर्ट के सामने रखता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट है सरकार से संबंधित किसी भी मैटर्स में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार। अगर सरकार से रिलेटेड कोई मैटर है और हाई कोर्ट में सुनवाई करनी है तो वो भी करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वो मैटर्स थे जो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंप सकता है। इसके बाद अब महान्यायवादी के कुछ राइट्स भी हैं, ये भी हमें जानने बहुत ज़रूरी है कि क्या अधिकार हैं। पहला, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में उसे महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो यहाँ किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में उसे सुनवाई का अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा उसका राइट है कि संविधान के आर्टिकल 88 है ना, उसमें कहा गया है कि वो संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का उसे अधिकार होता है। संसद के किसी भी हाउस में, है ना, जहाँ उसे मेंबरशिप है, वहाँ उसको बोलने का और भाग लेने का अधिकार है। संयुक्त बैठक में वोट डालने के अलावा भी उसे भाग लेने का पूरा अधिकार है। तो जैसे उसे दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में वोट के अलावा भाग लेने का अधिकार है, तो संयुक्त बैठक का मतलब ये है कि मान लीजिए एक बिल है, वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, तो वहाँ अगर दोनों हाउसेस की, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, मतलब दोनों हाउसेस की अगर किसी बिल पर लेकर कोई भी विवाद है या कोई असहमति है, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट जो है वो एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं ताकि दोनों के बीच में मामले को निपटाया जा सके, और ऐसी बैठक में भी वो भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऐसी बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है। अब हम इस पोस्ट से जुड़ी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, क्या मतलब लिमिटेशंस हैं महान्यायवादी की, वो क्या नहीं कर सकता। हमने कार्य जान लिए, ड्यूटीज़ जान ली, राइट्स जान लिए, लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, वो अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता, यानी कि जो उसके पास सलाह है ना, मैंने बताया ना कि भारत सरकार को सलाह दे सकता है, राय दे सकता है, तो ये नहीं है कि वो राय देगा तो उसकी राय माननी ही है, वो एक तरीके से थोप नहीं सकता भारत सरकार पे अपनी राय। सेकंड पॉइंट है, वो भारत सरकार के खिलाफ भी कोई सलाह नहीं दे सकता। ऐसा ना हो कि कोई सलाह दे रहा है तो वो खुद ही इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता। वो भारत सरकार की परमिशन के बिना किसी क्रिमिनल मैटर्स में, कोई क्रिमिनल केस है उसमें जब तक इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी, किसी आरोपी का बचाव नहीं कर सकता। और चौथा पॉइंट है, वो भारत सरकार की परमिशन के बिना किसी कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता। अब हम जान लेते हैं भारत के पहले महान्यायवादी के बारे में। तो इंडिया के जो पहले महान्यायवादी थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो थे MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल 1950 से 1963 तक का था। जबकि अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारे जो महान्यायवादी हैं वो है R वेंकटरमणी जी, जो भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, जिन्होंने 2 अक्टूबर अभी 2022 में ही अपनी पोस्ट को है धारण किया है, अपना पद लिया है। और उनसे पहले उन्होंने जगह किसकी ली है, तो KK वेणुगोपाल जी की उन्होंने जगह ली है, जो भारत के 15वें महान्यायवादी थे। तो यहाँ पे ये कुछ करंट से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि आपको जो भी मैटर मतलब चल रहे हैं वो तो आपको कम से कम पता होने ही चाहिए कि आज के टाइम में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले अटॉर्नी जनरल हमारे कौन थे और कब से कब तक का उनका कार्यकाल था, और ये आज के टाइम में कौन है या इससे पहले कौन थे। तो कम से कम ये 2-3 बातें तो पता होनी ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं या अभी भी आपने आज जो भी वीडियोस देखा है इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।